नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि चलनी भी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जो आपकी तैयारी को आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मिशन वर्दी 2025 के तहत यूट्यूब पर पहली बार स्टैटिक जीके की ऐसी एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें लगभग 150 से 200 टॉपिक हमारी इस श्रृंखला में हैं। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है, भारत की जनगणना 2011, यानी कि भारत की जनगणना से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, आज हम सभी पर चर्चा करने वाले हैं। और इन फैक्ट से संबंधित अनेक क्वेश्चंस परीक्षाओं में बनते हैं और बने भी हैं। आप किसी भी परीक्षा को उठा के देख लीजिए, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे एसएससी जीडी, यूपीपी, सभी में जनगणना 2011 से क्वेश्चंस बने हैं। तो हमने देखा कि इस टॉपिक का बच्चों की परीक्षा में कितना महत्व है, तो आज हम उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखिए, हम जो मिशन वर्दी के तहत जो एसएससी जीडी भर्ती 2025 यानी कि 24 में इसके ऑनलाइन फार्म भरे गए, और आगामी जो यूपीपी की जो वैकेंसी 40 से 50,000 वैकेंसी आने वाली है, जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो दोस्तों, जो भी दोस्त, जो भी मित्र, जो भी भाई बहन अभी जो परीक्षाएं के रिजल्ट आउट हुए हैं, एसएससी का फिजिकल चला, ठीक है, और यूपीपी की जो अभी मेरिट लगी है, जो भी इस भर्ती में कट ऑफ से चूक गए हैं, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना अगला मौका ना जाने दें, क्योंकि आपके सामने वैकेंसी तैयार है। वैकेंसी के फॉर्म एसएससी जीडी के भरे गए और यूपीपी की नई वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो आपको इन परीक्षाओं को बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन के साथ देना है। तो आप भी एक दिन ऐसा फील करेंगे जैसे कि अब जो सिलेक्टेड बच्चे हैं अपने आप को फील कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए, इस क्लास को बड़े ध्यान से देखना है, शुरू से एंड तक देखना है। फिर आपका जो इस जनगणना यानी 2011 की जनगणना से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। इसके बाद आप एमसीक्यू लगाइए और तब देखिए कि इस क्लास का कितना महत्व है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जिन भी दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन भी मित्रों ने अभी तक ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो दोस्तों हम आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, आप जो इस 2011 की जनगणना को बड़े ध्यान से पढ़िए, इतना ध्यान से पढ़िए, इतना ध्यान से पढ़िए और इतना मन लगा के पढ़िए कि आने वाले समय में आपको इस क्लास को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर जिन भी दोस्तों को इस क्लास में फिर कुछ डाउट है, तो एक बार फिर आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको हम आपके कमेंट का जवाब दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, क्लास इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है, आप किसी भी परीक्षा को देख लीजिए, चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना का डाटा नहीं आया है, तो अभी 2011 की जनगणना से ही प्रश्न परीक्षा में बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें कुछ 2011 के साथ साथ कुछ हमारा स्टैटिक भी है, जो हमें 2011 के साथ साथ अगर 21 की जनगणना आएगी तब भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज हमारी जो क्लास में कैसे कैसे फैक्ट होने वाले हैं, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखिए इस क्लास का क्या निचोड़ निकलेगा। तो चलिए देखिए, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो आज का पहला फैक्ट है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई और किसके शासनकाल में हुई, ठीक है। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में, ध्यान देना, 1872 में भारत में पहली जनगणना की शुरुआत होती है। और जब उस 1872 का टाइम पीरियड चल रहा था, तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था, तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो था, ठीक है। लॉर्ड मेयो का शासनकाल था, तो उस टाइम भारत में जनगणना की शुरुआत हो जाती है, परंतु वो नियमित जनगणना नहीं थी, ठीक है। अगला फैक्ट देखिए कि देश में यानी भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में होती है और कब होती है। तो आप देखिए, पहले शुरुआत भी आपने पढ़ लिया और नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई, क्योंकि लॉर्ड रिपन का शासनकाल
भारत के लिए काफ़ी सुखद शासनकाल रहा। ठीक है, चलिए अगला जो फैक्ट है, अगला फैक्ट क्या है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है। तो ध्यान देना दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, क्योंकि आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्णतः लागू हो गया। ठीक है, तो इस दिन से हमारा देश गणतंत्र देश बन गया और अगले वर्ष यानी कि 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कराई गई। ठीक, चलिए अगला फैक्ट क्या है। देखिए कई बार पूछा गया इसे भी कि जो जनगणना थी, जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या था। तो इस 1921 में जनगणना का महान विभाजक वर्ष माना गया, यह है क्योंकि महान विभाजक वर्ष जो है ये काफ़ी बड़ा इसकी जनसंख्या में अंतर देखा गया। 1911 से जब 1921 की जनगणना हुई तब देखा गया तो इसकी जनसंख्या में काफ़ी बड़ी भारी कमी आई। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट क्या है कि जनगणना का लघु विभाजक वर्ष जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई तो इस समय जनसंख्या में बहुत कम अंतर देखने को मिला। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट क्या है कि जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ऐसा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जनगणना की चर्चा की गई है। ठीक है, तो वो अनुच्छेद है 246। ठीक है, भारत में संविधान में 246वां अनुच्छेद है जिसमें जनगणना की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखिए कि जनगणना का जो विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ठीक है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूची, कितने अनुच्छेद, ठीक है, और कितने भाग हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान मूलतः भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, जिसमें वर्तमान में अब 450 से भी ऊपर पहुंच गए हैं। ठीक है, और मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूची थी, परंतु वर्तमान में अब 12 अनुसूची हैं। ठीक है, तो जो सूची नंबर 7 है उस अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो देखिए इन जो सूची हैं इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में देख लीजिए और समझ लीजिए कि जो संघ सूची होती है उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है और जो राज्य सूची होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। ठीक है, अब एक सूची बचती है समवर्ती सूची, उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, परंतु अगर कभी केंद्र राज्य अपनी उस पर सहमति नहीं देता तो केंद्र विशेषता को देखते हुए उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, चलिए तो आपने ये देख लिया कि जो जनगणना का जो विषय 7वीं अनुसूची के संघ अनुसूची यानी कि जनगणना का जो कार्य है वो केंद्र सरकार का है। ठीक है, कराने का। चलिए आगे देखिए, आगे है कि जो जनगणना की जो अवधि है, ठीक है, जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष, तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर कराई जाती है। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कि एक कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि जनगणना कितने वर्ष पर होती है, तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। देखिए दोस्तों, आप इन फैक्ट को क्लियर करिए और क्लियर करने के बाद जब आप जनगणना से संबंधित चाहे कितने भी एमसीक्यूज लगा लीजिएगा, आपके यहाँ से बाहर नहीं होने वाले। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनसंख्या का जो अध्ययन है वो डेमोग्राफी या जनांकिक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे वाला फैक्ट क्या है कि 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था। तो वह देश की 15वीं जनगणना थी, कब, 2011 में, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अब जैसे ही 2021 की जनगणना का जब डाटा आएगा तो वह देश की 16वीं जनगणना, ठीक है, और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना। ध्यान देना आपको कि जब 2021 की जनगणना का डाटा अपडेट होने वाला है तब वह देश की 16वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि अगला फैक्ट क्या है। अगला फैक्ट क्या होने वाला है कि 2011 की जब जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए परीक्षाओं में तो इसमें सभी कुछ पूछा गया है, जितने फैक्ट हम आपको करा रहे हैं ये 2011 से और अब लगभग 2024 जब चल रहा है और लास्ट होने वाला है, तो यहाँ तक इस बीच में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जनगणना से अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो यहीं से बनता है। ठीक है,
चलिए, तो देखिए उस समय का जो आदर्श वाक्य रहा जनगणना का, तो वाक्य क्या था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, तो आपको अपनी जनगणना करानी चाहिए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो उसमें कुछ प्रश्न यानी कि कुछ क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस की संख्या कितनी थी? 29 थी। ठीक है, चलिए देखिए अगला फैक्ट क्या है कि जो जनगणना थी उस जनगणना का शुभंकर क्या था? ठीक है, तो ये पूछा गया है, तो प्रांगण शिक्षिका। ठीक है, चलिए देखिए ये तो पहला बहुत कम पूछा जाता है कि प्रथम जनगणना के जो कमिश्नर थे वो कौन थे? तो डब्ल्यू प्लान डेन। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला फैक्ट क्या होने वाला है कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, कि बीच में नहीं पूछा जाता, बस ये पूछ लिया जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, या 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, या जब अगला डाटा अपडेट होने वाला है तो 2021 की जनगणना के आयुक्त कौन थे। तो आपको इन 3 आयुक्त का ध्यान देना है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो RA गोपाला स्वामी। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड रहा 1949 से लेकर 1953 तक रहा। ठीक है, अब जब जिस जनगणना की हम चर्चा कर रहे हैं वो जनगणना 2011 की जनगणना है, और उस जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो C चंद्रमौली। ठीक है, C चंद्रमौली पूछा गया परीक्षा में। ठीक है, और देखिए ये भी काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और पूछा गया परीक्षा में कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? ध्यान देना है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई। तो देखिए इससे संबंधित अन्य जो फैक्ट हैं, जब हम आपको अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास करा रहे हैं तब हम वहां पे बड़े अच्छे से चर्चा इसकी करते हैं। तो देखिए पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई। इसकी मांग किसने की? ये सब आप हमारी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में जाएंगे, वहां सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ अपने टॉपिक से नहीं भटक रहे। ठीक है, हमारा जो यहाँ टॉपिक है भारत की जनगणना 2011। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है 10 वर्षों में। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सब देखिए काफी इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर यहाँ पर आ रहा है, बस आपको ध्यान से इसे देखना है और 1 से 2 बार रिवाइज करना है। मैं तो कह रहा हूँ आप इतने अच्छे से इसे पढ़िए कि दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो कुल जनसंख्या भारत की कितनी है? अभी तक मोटा मोटा आंकड़ा या लगभग में हम बोलते हैं कि भारत की 121 करोड़ जनसंख्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। बाकी अब जब देख रहे हैं तो करंट में अगर जब डाटा निकल कर आएगा तो भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग काफी बढ़ने वाली है। काफी चौंकाने वाले आंकड़ा आने वाला है भारत की जनसंख्या का, क्योंकि भारत की जनसंख्या काफी तीव्र गति से वृद्धि कर रही है। ठीक है, चलिए तो देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही देखिए कि भारत में जो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर विश्व में जितनी भी जनसंख्या, ध्यान देना, ऑल ओवर विश्व में जितनी जनसंख्या है तो उस जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करता है, क्योंकि भारत जनसंख्या के मामले में अब जो रिपोर्ट आएगी विश्व में प्रथम स्थान पर होने वाला है। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर जनसंख्या में विश्व में प्रथम स्थान पर आने वाला है। ठीक है, नए जो आंकड़े आएंगे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। तो देखिए विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 17.5%, ध्यान देना, विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो दोस्तों इस फैक्ट को बड़े ध्यान से देना, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि विश्व में, भारत में विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो वो 17.5% यानी कि 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। चलिए अगला फैक्ट देखिए सभी डाटा को आप बड़े ध्यान से पढ़िए कि भारत में जो 121.08 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के डाटा के अनुसार। तो यहाँ देखिए कि 62.32 करोड़। ठीक है, अगर इस संख्या को करोड़ में देखेंगे तो 62.32 करोड़, अगर हम परसेंटेज की बात देखेंगे तो 51.47, लगभग 51.5% भारत में पुरुष हैं। तो महिलाएं की संख्या कितनी है? तो महिलाओं की संख्या देखिए, महिलाओं की संख्या अगर
संख्या में देखें तो 58.75 करोड़, अगर प्रतिशत में निकालें तो 48.53। ठीक है, तो भारत में कुल जनसंख्या का 48.53% महिलाएं हैं और 51.47 पुरुष हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक और पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम। तो ये जो अंतर है, ये कितना अंतर है इसका आपको पता लगने वाला है। ठीक है, चलिए अगला जो फैक्ट है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और इसका डाटा कुछ मैच करता है इससे, परंतु आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो भारत है, भारत में 10 वर्ष में कितनी वृद्धि दर है। जैसे कि 2001 की जनगणना और 2021 ने 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना के बीच में इस 10 वर्ष में जब भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो ये जो डाटा है 17.7%। ठीक है, तो भारत की जो 10 की वृद्धि दर रही कि 2001 से लेकर 2011 तक, तो ये 10 की वृद्धि दर भारत की 17.7%। ठीक है, और भारत की जब वार्षिक वृद्धि दर एवरेज में कितनी रही, 1.64%। ठीक है, ध्यान देना है आपको सभी डाटा पर। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि जो भारत की, हम ऑल ओवर कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है 2011 से और 24 के बीच में। तो भारत की जो साक्षरता दर है वो 73 यानी 73% है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पुरुष एंड महिलाओं की ऑल ओवर जो साक्षरता है वो कितनी है, 73%। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि भारत में जो पुरुषों की साक्षरता कितनी है। तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर जो है 80.9%। ध्यान देना कि भारत में पुरुषों की साक्षरता 80.9% और महिलाओं की साक्षरता कितनी है, इस पर भी चर्चा कर लो। ठीक है, तो पुरुषों 80.9% और महिलाएं 64.6%, यानी कि लगभग 16, लगभग पुरुष और महिलाओं में 16% साक्षरता का अंतर है। तो काफी बड़ा अंतर है, इस अंतर को हमें कम करना है भविष्य में। ठीक है, चलिए अब आती है यहाँ लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात पूरे भारत का एवरेज में कितना है, तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी कि जब 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुषों के कंपेयर में 943 महिलाएं हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत में और महिलाओं में अंतर है। तो कहने का मतलब यह है कि पुरुषों की संख्या अधिक और महिलाओं की संख्या कम। तो आपको इस डेटा को ध्यान देखना है, ये डेटा कई बार पूछा जाता है कि भारत में लिंग अनुपात कितना है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य से देखिए, यहाँ पर किसी स्टेट का मत देखिए, हर एक स्टेट का जो लिंग अनुपात अपना अलग अलग है। ठीक है, तो आपको पूरे भारत का देखना है। तो भारत का जो लिंग अनुपात 43, 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, अब ऐसे ही शिशु लिंग अनुपात की बात देखिए। तो जो शिशु लिंग अनुपात है, शिशु यानी बच्चे 21 उम्र से, यानी कि 0 वर्ष यानी कि जन्म से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनका जो लिंग अनुपात है वो 919 है। ठीक है, देखिए आप इस डाटा को बड़े अच्छे से जब ध्यान करेंगे, याद करेंगे, तो आपको परीक्षाओं के साथ साथ जब नया डाटा अपडेट होगा तो आपको उसको कंपेयर करने में बड़े आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखिए जनसंख्या का घनत्व कितना है, यानी कि ऑल ओवर भारत में जो जनसंख्या का घनत्व है, ये डाटा भी कई बार पूछा गया है। तो जनसंख्या का जो घनत्व है 382, ध्यान देना 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहते हैं, क्या एवरेज से, ये एक औसत है। ठीक है, कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है। तो जनसंख्या घनत्व कहाँ पर ज्यादा है, किस राज्य में ज्यादा है और किस में कम है, आगे हम सब उनकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अभी हमने देखा कि भारत का जो लिंग अनुपात, ठीक है, ऑल ओवर कितना था, 943 था। अब हमने राज्य पर चर्चा करी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है, तो वो राज्य है केरल। ठीक है, केरल राज्य ऐसा है जहां पर लिंग अनुपात सर्वाधिक है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर महिलाएं ज्यादा हैं और पुरुष कम हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पुरुष कम है और महिलाएं ज्यादा हैं, यानी कि देखिए 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। तो आपको ध्यान देना कि यहाँ पर जब 1000 महिलाएं हैं, 1084 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष, यानी कि महिलाओं की संख्या यहाँ पर पुरुषों से भी अधिक है। इसका ही अपवाद है, न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ पर है, हरियाणा में। तो हरियाणा राज्य जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, तो वहाँ पर जो लिंग अनुपात है काफ़ी रेशियो बिगड़ा हुआ है।
तो वहाँ का जो लिंग अनुपात है 879। ध्यान देना 879। परंतु अब भारत सरकार के साथ साथ स्टेट सरकार इस अनुपात को कम करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है वो हरियाणा से ही संचालित हुआ था। ठीक है, चलिए आपकी जब नई रिपोर्ट आएगी 2021 की, तो ये अंतर जो है, इस अंतर की जो संख्या है काफ़ी कम मिलेगी। ठीक है, हो सकता है ये 900 से भी ऊपर संख्या पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि अगला जो फैक्ट है वो क्या है कि सर्वाधिक केंद्र शासित, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। ठीक है, जो तमिलनाडु राज्य, यानी कि ये 4 राज्यों में, इसके 4 जिले हैं और 3 राज्यों में फैले हुए हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे अपने इसके टॉपिक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, इसीलिए वहाँ पर लिंग अनुपात सही है, और हरियाणा जहाँ पर लिंग अनुपात कम है। ठीक है, और ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहाँ पर लिंग अनुपात सर्वाधिक, तो वो भी साउथ में ही एक राज्य है, उसका नाम है पुडुचेरी। ठीक है, अब ऐसा कौन सा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर लिंग अनुपात सर्वाधिक कम है? तो वो है दमन और दीव। ठीक है, आपको इनकी लोकेशन भी ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको रटना नहीं है, आपको इनकी लोकेशन से रिलेट करना है। ठीक है, आपको इनकी लोकेशन से रिलेट करना है। थोड़ा डिजिटल बोर्ड का अभाव है, नहीं तो दोस्तों हम आपको इन सभी क्वेश्चंस को मैप के माध्यम से भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला फैक्ट है क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या, ध्यान देना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चंस के फैक्ट को देखो। क्या कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या का जो घनत्व है वो किस राज्य का है? ठीक है, क्योंकि आपने देखा था कि भारत का 382 जनसंख्या घनत्व था, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत का जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो उसका कितना है? 1106, यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही ये राज्य की बात चल रही है, तो इसका उल्टा क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, और इसका जो अपोजिट यानी कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। इसमें कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहते हैं। तो देखिए कहाँ 1106 और कहाँ 17 है। ठीक है, दोनों ही ये उत्तर पूर्व भारत के राज्य हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो? ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है? तो वो कौन सा है? दिल्ली। तो दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, लगभग 12,000 प्रति वर्ग किलोमीटर इसके जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि ऐसा, ये तो जो जनसंख्या घनत्व का जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने देखा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक में, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अब हम देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप जो है इसमें जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, किसके कंपेयर? केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, चलिए अगला जो फैक्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मत रखो, आप इसका अपोजिट भी ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश वो उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 19.98 करोड़ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि जो न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? तो हमने देखा सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश सिक्किम है। तो हमने क्या करा? हमने देखा कि सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक राज्य वाला और कम जनसंख्या वाला राज्य देखा। तो आपको इसे मैनुअल यानी पूरे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर बात करते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो वो सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम की जनसंख्या 6.11 लाख, देखिए कहाँ 6.11 लाख है और कहाँ 19.98 करोड़ है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि अगला फैक्ट क्या है कि सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किसकी है? तो ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो है दिल्ली। ठीक है, कौन सा राज्य है? दिल्ली। तो दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है, और इसके ही अपोजिट में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसकी जनसंख्या न्यूनतम है, सबसे कम है?
तो वो जो प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एकमात्र राज्य जहां पर जनसंख्या घटी। ध्यान देना दोस्तों, 2011 की जनगणना से डाटा जो निकला उसमें देखा कि 2001 से लेकर और 2011 तक एकमात्र राज्य था जिसकी जनसंख्या घटी। तो वो जो राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है नागालैंड। नागालैंड क्योंकि इसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है, इसकी ये भी एक विशेषता है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या घटी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की। हमने आपको बताया कि सर्वाधिक लिंग अनुपात 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। तो ये पढ़ा लिखा राज्य है, इसलिए वहां पर लिंग अनुपात सर्वाधिक है। ठीक है, और जो साक्षरता वहां पर कितनी है, देखिए केरल में 100 में से जो 94 लोग पढ़े लिखे हैं, मात्र 6% लोग वो हैं जो नहीं पढ़े लिखे। परंतु अब नए डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो केरल ने अपने को काफी अच्छा पढ़ाई में कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि न्यूनतम साक्षरता। तो देखिए वो साउथ का एक स्टेट है केरल जो समुद्र तट से लगा है। उसकी अगर साक्षरता की बात करते हैं तो 2011 के अकॉर्डिंग 94% उसकी साक्षरता है, जबकि वर्तमान में अब वो 99 और 100% कवर कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही बिहार, इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मध्यम भारत का जो बिहार राज्य है उसकी जो साक्षरता है वो 61.8% है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं बिहार में, और परंतु अब यहाँ काफी पढ़ाई के क्षेत्र में सुधार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो न्यूनतम महिला साक्षरता यानी बिहार में ऑल ओवर जो एवरेज है वो 61.8% है, परंतु महिलाओं की जो साक्षरता है यहाँ पर 51.5% है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे देखिए अगला फैक्ट कौन सा है। तो दोस्तों अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है कि अगला फैक्ट है कि सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता जो लक्षद्वीप की है, ये भी केरल के बगल यानी टापुए द्वीप है। टापू जो द्वीपीय राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है केरल, क्योंकि यहाँ केरल की जो मलयालम भाषा बोली जाती है, यहाँ पर जब पढ़े लिखे लोग हैं तो इसका असर इसके पड़ोसी राज्य में भी जाता है। तो इसीलिए जो केरल है वो लक्षद्वीप के करीबी है, और यहाँ लक्षद्वीप की जो जितनी भी वातावरण का यहाँ पर असर होता है, इसी वजह से ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी साक्षरता सर्वाधिक है तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, अब ऐसा भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी साक्षरता न्यूनतम है तो वो है दादरा नगर हवेली। ठीक है, दादरा नगर हवेली है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो थांडे है, थांडे महाराष्ट्र में है। ठीक है, और कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा, तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए आज हमने देखा कि जो 2011 की जो जनगणना थी, ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुई थी उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हुए, बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट से हमने सभी को कवर कर लिया। तो दोस्तों देखिए आप इस क्लास की अगर वैल्यू को देखना चाहते हैं कि ये क्लास कैसी है, तो आपको क्या करना है, आप इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं आप लगाइए, और तब इस क्लास के जो फैक्ट वाई जो हमने आपको कराया है, तब आपको कंपेयर करना है कि लगभग 90% आपके जो प्रश्न हैं यहीं से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।